इसमें क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझाइए। काकी के कर लीजिएगा ना, गलत हो गया मेरे से। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझाइए। ठीक है। गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया और इसके आधार पे कौन कौन से पॉइंट निकाले, ये सभी इसमें देखेंगे हम। ठीक है। पहला इसमें दिया है सन 1902 में बोवेरी तथा सटन, ये दो साइंटिस्ट हैं ना, नाम है इनके बोवेरी तथा सटन। इसमें आपको उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हटा देना है ना। आपको यहां से लिखना है सन 1902 में बोवेरी तथा सटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रजनन के समय युग्मकों में जनकों के समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा फिर निषेचन के फलस्वरूप बने युग्मनज में समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि मेंडल ने अपने आनुवंशिक इकाइयों के लिए बताया था, है ना। पहले क्या रहेगा इसमें, आप ध्यान से देख लो, एक बता रहा हूं मैं, ऊपर देखिएगा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए ये दो गुणसूत्र हैं, दो जोड़ी गुणसूत्र हैं, मतलब टोटल कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जनकों में पहले क्या होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। मतलब ये जो 1 नंबर के 2 गुणसूत्र हैं पहले क्या होंगे, ये पृथक हो जाएंगे, ये पृथक हो जाएगा और ये भी पृथक हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर का भी पृथक हो जाएगा, दोनों अलग अलग, चारों अलग अलग हो गए, है ना। अब जब ये चारों अलग अलग हुए, जिससे अलग हुए उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, किसी और गुणसूत्र के साथ जुड़ेंगे। समझ में आया। तो इसमें क्या लिखा है, पहले पृथक्करण होगा, फिर निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा, समजात गुणसूत्र फिर से जोड़ियों में मिलेंगे, मतलब फिर से क्या होंगे, वो जोड़ी बनाएंगे, मतलब 2 के रूप में फिर से हो जाएंगे। समझ में आया, है ना। मतलब जहां पहले थे, है ना, जिस घर में पहले थे उस घर में नहीं जाएंगे, कोई सा नया घर बनाएंगे, सिंपल है। ठीक है। आगे लिखा है इसमें, इस प्रकार उन्होंने यह मत प्रकट किया कि गुणसूत्र ही मेंडल के आनुवंशिक कारकों का कार्य करते हैं। इसी निष्कर्ष के आधार पर सटन ने वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया। ठीक है। किसने दिया, ये बोवेरी और सटन ने। और मेन जो इसको गुणसूत्रीय सिद्धांत को देने का जो मेन कार्य था वो किसने किया था, सटन ने, है ना। इसको यहां तक लिखना है आपको, है ना। इसके बाद आपको नीचे आइएगा, नीचे आपको यहां से लिखना है वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। ये कत्थई पेन से स्टार्ट हुआ है। इसमें देखिए, मेंडेलियन कारक अथवा जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर। तथा अर्धसूत्री विभाजन अथवा युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपव्यूहन होता है।
है ना। गुणसूत्रों का क्या रहेगा, पहले पृथक्करण होगा, मतलब मेंडल का पृथक्करण का नियम लगेगा, और दूसरा क्या होगा फिर स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन क्या रहेगा कि हर एक गुणसूत्र मतलब हर एक जीन अपना कैरेक्टर शो करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या होता है, हर एक कैरेक्टर मतलब हर एक जीन अपना कैरेक्टर अगली पीढ़ी में शो करता है। पहले पृथक होगा, फिर जुड़ेगा, जुड़ के होने के बाद भी वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर अगली पीढ़ी में शो करेगा। अब इन्होंने कुछ बिंदु दिए, किसने, सटन साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ बिंदु दिए, है ना। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, निषेचन के फलस्वरूप बना द्विगुणित युग्मनज। युग्मनज मतलब क्या, जाइगोट, है ना। जाइगोट कब बनेगा, जब गुणसूत्रों का एक समुच्चय मादा जनक से तथा दूसरा पिता जनक से प्राप्त करता है, ठीक है, तभी क्या होगा, वो द्विगुणित बनेगा। प्रत्येक समुच्चय से प्राप्त एक ही तरह के दो गुणसूत्र मिलकर समजात जोड़ा बनाते हैं। समजात मतलब समान जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई स्पेसिफिक नहीं है पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है कि इसमें जब मेल गेमीट, है ना, और फीमेल गेमीट मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था, है ना। और जाइगोट कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। द्विगुणित क्यों बनेगा, क्योंकि आधा कैरेक्टर मेल से आएगा और आधा कैरेक्टर फीमेल से आएगा, तो जाइगोट कैसा बनेगा, द्विगुणित ना। सेकंड पॉइंट है इसका, किसी जीव के संपूर्ण जीवन में प्रत्येक गुणसूत्र अपनी पहचान एवं संरचनात्मक विशिष्टता बनाए रखता है। मतलब एक गुणसूत्र से जो कैरेक्टर आएगा वही कैरेक्टर शो होगा, है ना। उस कैरेक्टर में फिर चेंज नहीं होगा, है ना। उस कैरेक्टर में फिर आगे चेंज नहीं होगा। जो संरचना आ गई और जो उसकी पहचान आ गई वही हमेशा रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, गुणसूत्र जीनों का वाहक होता है ना, ये मैंने भी बताया है ना, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं टोटल 46, और 46 गुणसूत्र में टोटल 40,000 लगभग जीन्स होते हैं, है ना। तो जीनों का वाहक है, मतलब गुणसूत्र तो है लेकिन जो मेन कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, जीन कर रहे हैं ना। जीन किसी जीव के लक्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोला इन्होंने, युग्मक निर्माण के समय समजात गुणसूत्रों के जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाता है, क्योंकि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, अतः वे भी पृथक हो जाते हैं, है ना। सिंपल है। अगर जैसे अगर आप मकान मतलब अगर कोई मकान में रह रहा है, अगर आप उसे मकान को तोड़ना है ना, तो मकान को तोड़ने में ये रहेगा कि पहले उसमें रहने वालों को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मकान टूटेगा। तो सेम ऐसा ही है ना। गुणसूत्र के अंदर क्या रह रहे हैं, जीन रह रहे हैं, है ना। गुणसूत्र के अंदर क्या है, जीन है। तो अगर आप गुणसूत्र को हटाओगे तो जीन भी अपने आप हटेगा। तो इसमें वही बोल रहे हैं
कि जो भी मैंने बताया आपको पहले शुरू में कि 1 और 2 नंबर के गुणसूत्र जब चेंज होते हैं, मिलते हैं, तो 100% है कि गुणसूत्र मिल रहे हैं तो जीन भी अलग अलग होंगे, और जीन अलग अलग होंगे तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर में, अगली पीढ़ी के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज तो 100% आएगा। क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया रेखा चित्र सहित समझाइए। है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अति 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 से भी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसे एक बार समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं ह्यूमन में, 23 जोड़ी। है ना, 23 जोड़ी को अगर हम अलग अलग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46। है ना, अब जब 46 होंगे तो इन 23 जोड़ी की बात होगी, ध्यान से देखना। इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। है ना, ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोजोम्स मतलब कि ये मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होते हैं। मतलब ये कैसे रहेंगे, एक्स एक्स प्रकार के। ठीक है, कैसे रहेंगे, एक्स एक्स प्रकार के। अब एक जो बचेगा, एक जोड़ी, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। ठीक है ना, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर क्या होता है, मेल और फीमेल चेंज होता है ना। मतलब मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई हो जाते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स ही रहते हैं इस टाइम भी। है ना, ये मेल के लिए यूज करते हैं और ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। है ना, एक्स वाई नर के लिए और एक्स एक्स फीमेल के लिए यूज करते हैं। है ना, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाते हैं। कौन सा, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। है ना, जो मेल में एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में सेम ही चलता है, ऑटोजोम जैसा एक्स एक्स ही होता है, उसमें चेंज नहीं होता। है ना, अब इनके यहाँ पर चेंज होने से क्या होता है कि यदि इनके बीच में क्रॉस होता है, मेल और फीमेल के बीच में, तो यदि एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र में क्रॉस होगा तो हमेशा संतान फीमेल बनेगी। है ना, और यदि एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो संतान कैसी होगी, मेल, मतलब नर, मतलब मोड़ा, मतलब लड़का। ठीक है ना, अब यही जो कहानी जो मैंने समझाई है वो इधर लिखी हुई है। है ना, अब ध्यान से पढ़िएगा इसे। मनुष्य की एक कोशिका में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर आगे लिखा है, इन 23 गुणसूत्रों में से नर तथा मादा दोनों के 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं। इन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें, ऑटोजोम्स। मादा के 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक समान, लेकिन नर के ये दोनों गुणसूत्र असमान होते हैं। इनमें से एक लंबा तथा एक छोटा होता है। ठीक है, इनमें से एक गुणसूत्र कैसा रहेगा, लंबा, और एक गुणसूत्र कैसा रहेगा, छोटा।
लंबे को x तथा छोटे को y से व्यक्त करते हैं, अर्थात नर के 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही संतान के लिंग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया था वही कहानी लिखी हुई है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब आगे देखिए, इसमें उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नर में 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे। एक तो वो जिनमें 22 ऑटोजोम्स तथा एक एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा दूसरे वे जिनमें ऑटोजोम्स गुणसूत्रों के अर्धांश तथा वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सेम रहेगा मादा में। इसके विपरीत मादा के सभी अंडाणु गुण व रचना में एक समान होते हैं और उनमें 22 + x गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से x गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो इससे बने जाइगोट में XX गुणसूत्र होंगे, अर्थात यह संतान मादा होगी, है ना। संतान कैसी होगी? मादा। यदि XX गुणसूत्र मिलेंगे तो संतान कैसी होगी? मादा, फीमेल। लेकिन यदि किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो इससे बने युग्मनज में XY गुणसूत्र होंगे, अर्थात उत्पन्न संतान नर होगी। ठीक है, इसको आपको यहीं तक ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बनाना है? ये क्रॉस बनाना है, छोटा सा क्रॉस है ये, तो आपके लिए मतलब अगर जिनने समझ लिया है, हंसी खेल वाला क्रॉस है ना। इसमें मेल के लिए हम क्या डिनोट कर रहे हैं? XY, है ना। XY और फीमेल के लिए क्या डिनोट कर रहे हैं? XX। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, X को अलग, Y को अलग, इधर XX को अलग। फिर सेम क्रॉस रहेगा, 1 का क्रॉस 3 और 4 से, फिर सेकंड का क्रॉस किससे होगा? 3 और 4 से। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? रिजल्ट क्या आएगा? 50% फीमेल बनेंगी और 50% मेल बनेंगे, मतलब 50% नर बनेंगे और 50% मादाएं बनेंगी। ठीक है, यह है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।